एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनद दाल्लीन। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट के सेशन में 3 पॉइंट्स थे, वो रह गए थे, हमारे छोटे से पॉइंट्स थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो रेलिवेंट हैं आज के हमारे थीम्स के साथ, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बेसिकली क्या किया था, बांगे दरा में और अपनी बाकी जितनी भी फिलोसॉफिकल लिटरेचर था उनका, उसके अंदर एक चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करवाया है, और वो चीज क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट की। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स का मतलब क्या होता है, इस्लाम के जो मॉडर्निस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास मॉडर्न सॉल्यूशंस वाले मॉडर्न मीनिंग्स हों। अच्छा, अब ये इस चीज के साथ ही मुंसलिक है कि हम लोगों को ये चीज इदराक हो जानी चाहिए कि हमारे पास या तो मीनिंग्स नहीं है, या हम मीनिंगलेस स्टेट्स में हैं। और मीनिंगलेस स्टेट में क्यों है हम, वाई वी आर रनिंग फ्रॉम मीनिंगलेसनेस, मीनिंगफुलनेस एंड एंटरिंग द स्टेट ऑफ मीनिंगलेसनेस। तो इसके पीछे रीजन बेसिकली क्या है, वी आर फुल इन डिजायर्स, हम बहुत ज्यादा हिडोनिस्टिक हैं, हम बहुत ज्यादा डिजायर ओरिएंटेड हैं और प्लेयर ओरिएंटेड हमारी लाइफ्स हैं। और हमारा जो मसला है सारा का सारा, उसका हल क्या है, सेक्रीफाइस देना। और सेक्रीफाइस छोटे छोटे स्टेप्स के साथ दिया जाता है। एक सेक्रीफाइस बेसिकली अपनी एग्जिस्टेंस में क्या होता है, मीनिंग होता है। मीनिंग को जिंदा करने का नाम कुर्बानी देना है, ठीक है। मीनिंग वरना थ्योरेटिकल ही रहता है, थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस किसी भी शेप में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग डिजायर्स या प्लेजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओवर स्लीप, either in the form of controlling overeating, either in the form of controlling desires, कम खाना, कम, either in the form of controlling communication, ठीक है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये 3 चीजें मैंने नॉलेज एक्विजिशन में भी एक्सप्लेन करी, डिजायर्स होती हैं बेसिकली। तो डिजायर्स को कंट्रोल करना एग्जिस्ट करता है किस चीज में, सेक्रीफाइस जनरेट करना। सेक्रीफाइस जनरेट करना किस चीज में एग्जिस्ट आउट करता है, सेक्रीफाइस जनरेट करना बेसिकली एग्जिस्ट करता है हम लोगों को मीनिंग्स को जनरेट करने में। और जैसे ही मीनिंग्स आते हैं तो डाउट्स और एंजाइटीज क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है, क्यों मीनिंग्स जो हैं वो डाउट्स के लिए चाहिए होते हैं, क्यों कंसिस्टेंसी जो है उसके लिए डिजायर्स की कंट्रोलिंग पावर चाहिए होती है, इसके लिए एम्बॉडीमेंट का एक पूरा का पूरा मॉडल है। और वो एम्बॉडीमेंट का मॉडल मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो नॉलेज एक्विजिशन वाली वर्कशॉप है, उसके अंदर एक्सप्लेन है। अच्छा जी, हमारे पास आगे चलते हैं। जो 3 बेसिक फिलोसफीज हैं जो रिप्रेजेंटेड हैं विद नो मीनिंग्स, यानी एक फलसफी एतबार से देखा जाए, फलसफियाना तौर पर देखा जाए, तो इंसान 3 ऐसे बिहेवियर्स जनरेट करता है जो के बेस्ड ऑन सर्टेन फिलोसफी होते हैं। वो तीनों बिहेवियर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करवाते हैं, मीनिंगलेसनेस को। सबसे पहली फिलोसफी या जो बाद में टर्न हो जाती है इंसान के बिहेवियर में, वो क्या कहलाती है, नाइलिज्म। नाइलिज्म को हम लोग देख कर आ चुके हैं काफी डेप्थ में। यहाँ पर हम उसका मीनिंगलेसनेस के साथ एसोसिएशन देख लेते हैं। नाइलिज्म बेसिकली कहते हैं खुदा के तस्वुर को हज़फ कर देना, उसका इनहिराफ करना या उसको मानना ही ना, ऐसा तस्लीम कर लेना कि खुदा मौजूद ही नहीं है, खुदा है ही नहीं, ठीक है। अब नाइलिज्म बेसिकली किस चीज को एक्सप्रेस करवाती है, एक डिप्रेसिव एक्सप्रेशन ऑफ नो मीनिंग्स को एक्सप्रेस करवाती है।
यानी इस चीज को बंदा सैड तरीके से या डिप्रेस होकर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे अपने बिहेवियर पैटर्न से, अपने आदात और अतवार से, क्या कि मेरे पास मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, मेरा वजूद पर्पसलेस है, मेरी एग्जिस्टेंस पर्पसलेस है। इसी के साथ साथ एक और फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म किस चीज को रिप्रेजेंट करवा देती है? नो मीनिंग एंड ऑल्सो डोंट स्ट्राइव फॉर मीनिंग। लोग कोशिश भी नहीं करते, मीनिंग है भी नहीं लोगों के पास, और लोग फिर मीनिंग के लिए कोशिश भी नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा है वीक है फिजिकली, एक बंदा फिजिकली वीक है, अब उसको क्या करना चाहिए? उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको डाइट अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन अब वो डिप्रेस हो जाए, और डिप्रेस होने के साथ साथ क्या, वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि मैंने खाना ही क्यों खाना है, खाना खाए बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दे, इंस्टेड ऑफ जो कि उसकी डिमांड है, जो फिजिकल हेल्दी रहने की उसकी डिमांड क्या है? डाइट, एक्सरसाइज, वो लेने की बजाय वो एंजाइटी और मीनिंगलेसनेस के अंदर अगर चला जाएगा, इस स्टेट को क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या? मीनिंग है भी नहीं और मीनिंग की तरह स्ट्राइव भी नहीं करना। अब आ जाते हैं हम लोग एब्सर्डिज्म, लास्ट वाली फिलोसफी है इसी से रिलेटेड। एब्सर्डिज्म में क्या होता है? एक बहुत एक्साइटेड एक्सप्रेशन दिया जाता है अपने बिहेवियर से कि या अपनी पैटर्न से कि मीनिंग नहीं है हमारे पास। मॉडर्न डे में देखें, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा हाई है लोगों का, हर किसी को थ्रिल चाहिए, हर किसी को एक्साइटिंग लाइफ चाहिए, किसी को भी ये बैलेंस वाली लाइफ नहीं चाहिए। और क्या होता है, बहुत ज्यादा थ्रिल जब लाइफ में आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेडनेस आ जाती है, एक्साइटेड लाइफ बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर भी मीनिंगलेसनेस आ जाती है। ठीक है, वो चीज भी इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी में कर देती है। एक इंसान लगातार पूरा साल एक्साइटेड नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने उसके पैटर्न्स बनाए हैं, उसके इमोशंस बनाए हैं, किसी रीजन पे बनाए हैं। ठीक है, अगर वो नेचर से हटेगा, बैलेंस से हटेगा, फितरत से हटेगा, तो क्या करेगा? वो एक ऐसे चीज को जन्म देगा जो कि उसकी फितरत है ही नहीं। और जब एक ऐसी चीज को फितरत, एक ऐसी चीज को जन्म देना जो कि इंसान की फितरत में नहीं है, बेसिकली ये क्या कहलाती है? ये खुदाई चीज है, खुदा तख्लीक करता है चीजों को, खुदा चीजों को जन्म देता है। ठीक है, तो बेसिकली इंसान खुदा के दर्जे पर अपने आप को खुद को प्लेस करना स्टार्ट कर देता है, और मीनिंग ना होने की वजह से और खुद के अंदर वो वाली कॉम्पिटेंसी और पोटेंशियल ना होने की वजह से इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम लोग इस चीज से पिछले वाले सेशन में गुजर के आ चुके हैं कि हर पॉसिबिलिटी नो मीनिंग से अपीयर होती है। नो मीनिंग से क्यों अपीयर होती है? इसको हम लोगों ने जस्टिस वर्सेस क्रूरलिटी की डेप्थ में बहुत अच्छे से समझा था। हर पॉसिबिलिटी नो मीनिंग से ही जनरेट होती है, यानी इसका मतलब क्या? इनजस्टिस हर उस जगह पर होगा जहां जहां पर मीनिंग्स नहीं सही से यूटिलाइज होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे, मीनिंगलेसनेस आएगी जहां पर। यहाँ से क्या पता लगता है? दो किस्म के लोग हैं, वो लोग जो कि मीनिंग के लिए एफर्ट्स करते हैं, और वो लोग जो कि मीनिंग के लिए एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वो लोग जो मीनिंग के लिए स्ट्राइव करते हैं या एफर्ट करते हैं, बेसिकली यही लोग क्या होते हैं? ये लोग अल्लाह की ताबेदारी में होते हैं। और वो लोग जो मीनिंग के लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली वो लोग अपने नफ्स की ताबेदारी में होते हैं। उन्होंने अपने नफ्स को इलाह बनाया हुआ होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया, हैवंट यू सीन द पीपल हु हैव मेड देयर नफ्स देयर इलाह। ठीक है, तो जो बंदा अल्लाह की इबादत में है उसको बिलीवर कह लें, और जो बंदा अल्लाह की इबादत में नहीं है उसको नॉन बिलीवर कह लें। जो बंदा अल्लाह के ऊपर बिलीव कर रहा है उसको बिलीवर की कैटेगरी में रखें, जो नहीं बिलीव कर रहा उसको नॉन बिलीवर की कैटेगरी में रखें। अब जो बिलीवर्स हैं बेसिकली उसके अंदर भी वो लोग हैं जो कि
मीनिंगलेस हो सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज को जोड़ेंगे नहीं सेंट्रल मीनिंग के साथ। और जब हर चीज को सेंट्रल मीनिंग या जस्टिस के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो भी इंसान एग्जिस्टेंशियलिस्ट, नाइलिस्ट या फिर एब्सर्ड हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं नॉन बिलीवर्स में। अगर देखें, नॉन बिलीवर्स में इतनी दुनिया है जिन्होंने मीनिंगलेसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिन्होंने बड़े काम करने की कोशिश की दुनिया के, लेकिन तब भी वो लोग जिन्होंने दुनिया के लिए अपनी एफर्ट्स लगा दी या दुनिया को बड़ा काम समझा, या दुनिया के लिए कोई काम करना बहुत बड़ा काम समझा, इन सब ने क्या किया? इन सब ने, अगर उनकी बेसिक्स में, उन सब की फाउंडेशन में मीनिंग जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा, या वो मीनिंग के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, तो तब भी उनके ये सेक्रीफाइस, ये बिग लेवल की एफर्ट्स, ये सब की सब यहीं रह जाएगी, और इनको लॉन्ग टर्म में ये इंसानियत का ही नुकसान करेंगे, फसाद फैलाएंगे। हम इसकी एग्जांपल्स में अगर आप लोगों ने देखना हो तो आप लोग भगत सिंह को पढ़िएगा। भगत सिंह ने किताब लिखी थी एक, वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। किताब का नाम था व्हाई आई एम एन एथियस्ट। अच्छा, इसके अलावा मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको भी देखिएगा, ये बंगाली था। इसके अलावा अच्छा, इसमें हम लोग अगर देखें ना, हमारे पास एथियस्ट में भी काफी सारी लेयर्स हो जाती हैं, और वो आगे डिबेट शुरू हो जाती है हमारे पास बिलीवर नॉन बिलीवर की। और वो बिलीवर नॉन बिलीवर की डिबेट को नॉलेज एक्विजिशन की वर्कशॉप में मैंने हल्का सा टच किया था। यहाँ पर अभी उसकी रीजन नहीं बनती है। जब हमारे पास शुरू होगी रिलीजन की स्टडीज, रिलीजन को डेप्थ में कवर करेंगे, रिलीजन के फंडामेंटल्स को कवर करेंगे ना, तो वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर बस एथिस्ट का एक पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना रह गया है, फिर आज के सेशन की तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। कि एथिस्ट बेसिकली प्रोकास्टिनेटर्स हो भी सकते हैं और प्रोकास्टिनेटर नहीं भी हो सकते, यानी वो वाले एथिस्ट भी हो सकते हैं जो कि एफर्ट कर रहे हैं, वो वाले एथिस्ट भी हो सकते हैं जो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी ये क्लासिफिकेशन, जो एफर्ट्स कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, दोनों की दोनों क्लासिफिकेशंस उनको सेपरेट आउट करती हैं। एक उनको कह लें स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में डिवाइड करती हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डायकोटोमी। ठीक है, जिसकी बेसिस पर हम, क्योंकि खुदा नहीं है और खुदा के इंसाफ को हम समझ नहीं सकते हैं अपनी अकल की बुनियाद पर, जो खुदा का इंसाफ का तसव्वुर है उसकी उसूल अल्लाह ने बता दिए, लेकिन अल्लाह ने उन उसूलों की बुनियाद पर लेने वाले जजमेंट्स नहीं शो करवाए हम लोगों को। वो कयामत के रोज होंगे, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एथीस्ट जो है वो हमारी नज़र में जहन्नुम में डाला जाएगा या वो जहन्नुमी है। ठीक है, ये कहने का राइट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये वाली जजमेंट पास करने का भी राइट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सही के पास है। हम एज अ ह्यूमन, एज अ सन ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनको रिस्पेक्ट देंगे, और ना ही सिर्फ रिस्पेक्ट देंगे एथिस्ट्स को, बल्कि उनकी मीनिंग्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रियलाइज करेंगे, और उनको उनकी किताबों के मुताबिक आंसर देंगे। ये सारा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर कवर हो जाता है। इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक है। आज के सेशन के अंदर एंटर होते हैं। हमारा आज का सेशन है, आज के सेशन में हमारे पास 4 थीम्स हैं, 1 2 3 4। हमारा सबसे पहले पॉलिटिकल फिलोसफी, दूसरा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी आफ्टर 1648, बिफोर 1648, और उसके बाद आफ्टर 1648 वाले, और फिर लास्ट में हमारा ग्लोबल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स हैं।
कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्लोबल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा एक सेपरेट सेशन रखें। आज सिर्फ पहले 3 थीम्स कवर करते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी को वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बिफोर 1648 और आफ्टर 1648 को। हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसफी है क्या, अब तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उसके बाद एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट सबके पास होगा, जो जो सेशन देख रहे हैं, जो जो सेशन को बाद में देखेंगे, और जो जो लोग यूट्यूब के थ्रू देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या है, एक पावर जो कि फिलोसफी के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाई जाए, या फिलोसफी जो कि पावर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाई जाए। ठीक है, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है, किसी भी फिलोसफी को पावर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा देना। आज हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फिलोसफीज हैं जो कि जनरेट हुई, एमर्ज हुई आफ्टर 1648, जिनकी वजह से पॉलिटिकल फिलोसफीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं और बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं। मॉडर्नाइज इज नॉट अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, इट्स समथिंग नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी का, एक ऐसी फिलोसफी जो कि पॉलिटिक्स रन करने में एग्जिस्ट करे। पॉलिटिक्स क्या है, यूज ऑफ पावर। पावर किस तरह से यूज की जाती है, कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर यूज की जाती है, वो स्पेसिफिक एजेंडा एक फिलोसफी होती है। अगर फिलोसफी नहीं है, जिस तरह हम मंगोलों की तरफ देखें, उनके पास कोई खास फिलोसफी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बिहेवियर पैटर्न्स रिप्रेजेंट करवाए, उस बिहेवियर पैटर्न को अल्लाह ताला कुरान पाक में एक स्पेसिफिक फिलोसफी कहते हैं। वो फिलोसफी कौन सी है, अपने नफ्स की ताबेदारी। ठीक है, नफ्स की ताबेदारी का मतलब ये होता है कि ऐसा फलसफा जिसमें नफ्स को खुदा बना लिया गया हो। इकबाल का शेर भी है ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन सिस्टम को कहते हैं, दीन एक फिलोसफी का नाम है। यही क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ था, याद होगा आप लोगों को, कि इस्लाम पॉलिटिकल फिलोसफी है या पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर। इससे पहले वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर जाएं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पॉलिटिकल फिलोसफी बेसिकली एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो कि स्टेट को आएंगे, स्टेट क्योंकि पॉलिटिक्स कर रहा है ना, स्टेट को आएंगे, उनका आंसर प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल फिलोसफी। अब ये इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, इंडिविजुअल राइट आ जाते हैं, जस्टिस आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, पॉलिटिक्स लेफ्ट राइट की, इसके बाद गवर्नेंस सिस्टम आ जाता है, मॉरल बैकग्राउंड आ जाता है, इंटेलेक्ट और सोर्सेज ऑफ फिलोसफी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ आ जाते हैं। हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ देखें तो आज भी फिलोसफी के अंदर ज्यादा इनपुट डालते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, फिलोसफी इज द मेन कोर पिलर जो कि बाकी सारे उलूम, अध्ययन और सिस्टम्स को जनरेट करता है। तो बेसिकली अगर ये नहीं होगी तो सारा का सारा सिस्टम इन्फ्लुएंस हो जाएगा उससे जो प्रोवाइड कर रहा है फिलोसफी है, वो प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम के अंदर मीनिंग्स। ठीक है, हम लोगों ने जस्टिस और इंडिविजुअल राइट को बहुत डेप्थ में समझा था, इकोनॉमिक्स को भी हल्का हल्का सा टच किया था, पॉलिटिक्स को आज हम डेप्थ में देखेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल, अच्छा सोल्यूशन बाद में आएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी सोल्यूशन इसका बेसिकली ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल ऑर्डर को समझ लेंगे ना, ये जो लास्ट वाली स्लाइड में आ रहा है, तो उसके बाद मैं ये वाला पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर अगर एक्सप्लेन किया तो वो उसकी ग्रेविटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास जितने भी मॉडर्न मुस्लिम्स थे पॉलिटिकल फिलोसफी के,
उनमें मेजर नाम अगर बताऊं, मौलाना मौदूदी हमारे सामने हैं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख अहमद दिदात थे। इसके पीछे चले जाएं हम, हमारे पास आ जाते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। उसके भी पीछे चले जाएं, हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और अल फराबी। उसके बाद वो सारे नाम जो मैंने पहले एक पूरे सेशन में आप लोगों को ना लिखवाए भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ। वेस्टर्न फिलोसफी बिफोर 1648 क्या थी, इसको भी पूरा एक सेशन किया था इसके ऊपर भी, और इसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हल्के हल्के पॉइंट्स में रिवाइज करवा देता हूँ। वेस्टर्न फिलोसफी बिफोर 1648 ये थी कि हमारे पास ह्यूमनिज्म की ओरिजिनेशन स्टार्ट हुई थी, लिबरलिज्म की तरफ काम ज़्यादा स्टार्ट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता से। और हमारे पास जो सोसाइटी थी उसके अंदर एक क्लासेस सिस्टम या ग्रेड सिस्टम जनरेट हो चुका था। और क्या था, हमारे पास रिलीजन सेपरेट आउट होता जा रहा था फ्रॉम द पॉलिटिकल अफेयर्स। इस वजह से सेकुलरिज्म की तरफ काम ज्यादा हो रहा था। बिफोर 1648 हमारे पास क्या क्या था, रेनेसांस की तरफ काम शुरू हो रहा था। रेनेसांस कहते हैं जिद्दत तजदीद की तरफ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और मेजर इवेंट जो था वो हुटिनबर्ग की प्रेस मशीन थी। हुटिनबर्ग ने प्रेस की मशीन लॉन्च की थी, जिसके वजह से वेस्टर्न फिलोसफी जो भी जनरेट होती थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर जनरेट हुआ तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे रीजन में हो जाती थी, पूरी टेरिटरी में हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग का भी तस्करा हो चुका है। मार्टिन लूथर किंग ने ह्यूमनिज्म के एंड की तरफ काम किया था, और उसके ऊपर जो मार्टिन लूथर किंग की वजह से एक कह लें रिबेलियस इफेक्ट क्रिएट हुआ था अवाम का, या यूं कह लें सोशल सोशल लोगों का और गवर्नेंस होल्डर्स का, ठीक है। तो उसमें एक रिबेलियस इफेक्ट क्रिएट करने में हमारे पास मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद फिर उसकी वजह से जो जंग हुई, और जंग का सोल्यूशन किस तरह से निकला, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के शेप में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्रिएट हुई। ट्रीटी साइन करवाई गई, और उसके बाद से तीन टर्म्स बहुत ज्यादा हमारे सामने मशहूर हो जाती हैं। वो तीन टर्म्स क्या हैं, हमारे पास सोवरेनिटी है, स्टेटहुड है, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सोवरेनिटी और स्टेटहुड को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं अपने पिछले सेशंस में। सोवरेनिटी बेसिकली क्या है, सोवरेनिटी कहते हैं अथॉरिटी जो कि स्टेट के पास हो, ठीक है। स्टेट इस चीज की अथॉरिटी होल्ड करता है कि वो बाउंड्रीज या टेरिटरीज के अंदर अपने लॉज, अपनी पॉलिसीज, अपनी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाएगा। और जो एक्सटर्नल्स हैं बिहाइंड दैट टेरिटरी, बाउंड्री एक्सेट्रा, उनको इंटरवेंशन की इजाजत नहीं है। और अगर उन्होंने इंटरवेंशन करनी होगी तो एक फॉरेन पॉलिसी जनरेट होगी, ठीक है। ये सोवरेनिटी के मीनिंग्स जनरेट हुए थे। इस्लाम में क्या है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ताला, और तमाम जमीन अल्लाह की है। पूरी ग्लोब पर क्या होना चाहिए, इस्लाम नाफिज होना चाहिए, ग्लोबल वेलफेयर स्टेट। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा जो कीवर्ड तब लॉन्च हुआ था या उसके ऊपर वर्किंग ज्यादा शुरू हो गई थी, वो था स्टेटहुड का। स्टेटहुड क्या होती है, स्टेटहुड ये होती है कि स्टेट के पास अपने राइट्स हैं, अपने अफेयर्स हैं। वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी अब मुसल्ला अफवाज, अपने इदारे, अपना एजुकेशन सिस्टम खुद लेकर आएगी। अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं ग्रैंड नैरेटिव मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अल्लाह स्टेटहुड के अगेंस्ट नहीं है। मुसलमान को एक खिता जमा करने
के खिलाफ नहीं है। एक ऐसा खिताब मुसलमानों के पास होना चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी फिलॉसफी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवा दें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस खित्ते की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर चली जाए। ठीक है। मॉडर्न डे में अगर हम देखें तो जो स्टेटहुड है और सोवरेनिटी है, आज के दौर में भी अगर हम देखें, स्टेटहुड और जो सोवरेनिटी है बेसिकली ये अपने ये इसको ग्रैंड नैरेटिव ऑफ अल्लाह ताला के कह लें मैसेज से हायर समझा जाना शुरू कर दिया है। स्टेट अपने रूल्स और अथॉरिटीज का हकदार अपनी अकल फहम फरासत की बुनियाद पर कर रही है। पॉलिसीज और गाइडलाइंस जो बन रही हैं बेसिकली वो इंसानी सोच के तकाजों पर बन रही हैं, और इंसान फोरकास्टिंग तो कर सकता है लेकिन इंसान वो इल्म नहीं रखता जो अल्लाह के पास इल्म है। इंसान हर एक जात के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, इल्ला ये कि इंसान जो है वो अल्लाह के ग्रैंड नैरेटिव के अंदर अपने आप को फिट इन कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला उन चीज़ों का भी इल्म रखते हैं जो इंसान की सोच से बालातर हैं। अच्छा, ये जो स्टेट सिस्टम था, स्टेटहुड कह लें और सोवरेनिटी कह लें, ये 1648 के बाद ड्यू टू सेकुलरिज्म की प्रमोशन, ठीक है, ड्यू टू लिबरलिज्म की प्रमोशन, ड्यू टू व्हाट्स द राइट वर्ड, मर्केंटलिज्म, ठीक है, ड्यू टू मर्केंटलिज्म ये बहुत ज्यादा कह लें कि एक्सेप्ट की गई। इसके अंदर लोगों को एक बेनिफिट नजर आया, सोशल स्ट्रक्चर्स खत्म होते हुए नजर आए, क्योंकि इसके अंदर लोगों को क्या नजर आ रहा था, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फैक्टर्स नजर आ रहे थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म है अरमगाने हिजाज की किताब में, इबलीस की मजलिस शूरा, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, टाइम निकाल के फारिग वक्त में उसको पढ़िएगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ग्रुप में ना उसकी कमेंट उसकी बल्कि वीडियो भी शेयर कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। उस नज़म के अंदर, उस पूरे नज़म के सेट के अंदर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन सारे सिस्टम को बेनकाब किया। अच्छा जी, हमारे पास जो स्टेट है फिर वो एक्सेप्ट किया जाना शुरू हो गया इंटरनेशनली, और स्टेटहुड और सोवरेनिटी उससे मुंसलिक कर दी गई। और इसमें हमारे पास मेजर मेजर स्टेट्स जो उस टाइम पर जनरेट होना शुरू हुए वो डच रिपब्लिक था, हमारे पास फ्रांस था, स्पेन था, इंग्लैंड था, हमारे पास कुछ ही वक्त के बाद से जैसे ही 19th सेंचुरी के मिड्स आते हैं हम लोगों को इंडिया पाकिस्तान मंगोल भी नजर आना स्टार्ट हो गया। और ये सब किस तरह से हुआ आज उसको समझते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि उस सब के फरोग देने में मदद किए हैं। आधा घंटा हो गया। अच्छा जी, हमारे पास सेकुलर पॉलिटिकल फिलोसफी ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट एरा को समझते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तो डेप्थ में कवर किया हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाया था अवाम के बीच में और गवर्नेंस के बीच में, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्लासेस सिस्टम खत्म हो गई थी। अवाम को और गवर्नेंट सिस्टम को, गवर्नेंट लोगों को, गवर्नेंस में रहने वाले लोगों को बराबर ठहरा दिया गया था। हमारे पास जैसे ही सेकुलर पॉलिटिकल फिलॉसफी इमर्ज हुई, दीन को दूर रखा जाना शुरू कर दिया फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट पीरियड। इसको इनलाइटनमेंट पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि गुटेनबर्ग की प्रेस मशीन लॉन्च हुई थी, और उसकी वजह से कोई भी फलसफा जो था, जैसे जॉन लॉक का, थॉमस हॉब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो भी 16th 17th 18th सेंचुरी में फिलोसफीज जनरेट होती थी, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करवा दिया जाता था। वो बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाती थी, इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, इन द फॉर्म ऑफ several other either books, either
न्यूज, किसी भी शेप में, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास सेकुलरिज्म प्रमोट होना स्टार्ट हो गई थी स्टेट अफेयर्स के अंदर, और उस सेकुलरिज्म की वजह से जो लोग रिलीजन पर थे, रिलीजन को तस्लीम करते थे, जो लोग मजहब पसंद थे, ये ज्यादातर क्लर्जी थी, रिलीजियस क्लर्जी थी। तो इसके अंदर क्या क्या लोग थे वो मैंने गिनवाए हुए हैं एक टाइम पे। वो इन सबको क्या कहा जाना शुरू कर दिया गया, राइटिस्ट, ठीक है। और वो लोग जो कि रिलीजियस नहीं थे, उनको कहा जाना शुरू कर दिया, जो नॉन रिलीजियस थे उनको कहा जाना शुरू कर दिया लेफ्टिस्ट। अब मैं बताता हूँ इन दोनों के नोशंस क्या थे, या इन दोनों की आइडियोलॉजीज क्या थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की। लिबरल रिफॉर्म्स और लेफ्ट विंग फिलोसफी के पॉइंट तक एक साथ ही सारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद के आगे के दो जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर अलहदा से मुझे डिबेट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एक। अच्छा, हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड जब जनरेट हुई थी 18th सेंचुरी के अंदर, हमारे पास सेकुलर स्टेट्स एक्सपेंड हो चुके हुए थे तब तक, और जितने भी इंडिविजुअल और डोमेस्टिक राइट्स थे, बेसिकली ये कहाँ से आ रहे थे, स्टेट की तरफ से आ रहे थे, ठीक है। और स्टेट को एक क्राइसिस था, दैट्स व्हाई स्टेट स्टार्टेड प्रमोटिंग इंडिविजुअलिस्टिक और डोमेस्टिक राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स करवाए। स्टेट को क्या क्राइसिस था, स्टेट को इस बात का क्राइसिस था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये लोग जंग पर आमादा हो जाएं, जंग पर आ जाएं, और बहुत भयानक जंग हुई थी। दैट्स व्हाई 1648 के बाद से कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं, उनको जहन नशीन करना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इवेंट जो है हमारे पास वो लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट की फिलॉसफी को का इमर्ज हो जाना है। हमारे पास जो सेकंड चीज है वो है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी आफ्टर 1648। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुई थी, बहुत ज्यादा लॉन्च की गई थी, और जो वर्कर्स थे उनके ऊपर प्रॉपर फिलोसॉफिकल या कह लें स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस किया जाता था, उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी होती थी जो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते होते थे। और सबकी थॉट स्ट्रक्चर क्या बना दी गई थी, थॉट मैट्रिक्स क्या बना दी गई थी कि पावर और मनी जो है बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए इंसान के पास, ताकि इंसान ग्रो करे। और ये यहाँ से बुनियाद डली थी बेसिकली कि लोग डिजायर ओरिएंटेड होना शुरू हो गए थे, और यही डिजायर उनको फिर आगे चल के कॉलोनियलिज्म की तरफ लेकर जाना शुरू हुई थी। कॉलोनियलिज्म के अंदर यही होता है कि इंसान जो है वो एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर काबिज हो जाती है, उनके रिसोर्सेज, उनकी मैन पावर, उनका सब कुछ कब्जा करने के लिए। कब्जा राइट वर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, कब्जा करने के लिए। और यही आगे चल के कॉलोनियलिज्म जो था इसने मर्सेंटलिज्म को प्रमोट किया था। हमारे पास जब तक कॉलोनियलिज्म आ रहा था या भी अपने इमर्जिंग स्टेट्स में था, तब तक क्या हो रहा था, हमारे पास जो स्टेट था वो क्या क्या करता होता था, वो स्टेट प्रोवाइड करता था इंडिविजुअल राइट की प्रोटेक्शंस लोगों को, एक प्रेवलेंट सिक्योरिटी, ग्रोथ, एटसेट्रा, ये सब कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोवाइड करता था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिडिल क्लास के लोग जितने भी थे वो सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ सोसाइटी में आ गए थे, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट जो सी थी एज पर इक्वालिटी हो गई थी। लोग जो थे वो क्लासेस में डिवाइड हो गए थे,
और लास्ट चीज, फ्यूडलिज्म टोटली खत्म हो चुकी थी। फ्यूडलिज्म कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात मनवाए। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म खत्म हो चुकी थी उस टाइम तक। लोग क्या ज्यादा स्टेट का काम होता होता था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सारा बेसिकली उसका काम होता था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मेंटेनेंस। और इसी की वजह से दो मेजर चीजें तब से एमर्ज हुई हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अवाम के अंदर ये शऊर जागा था कि उनके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि इनेट उनको प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, इसके बाद से एक और मेजर चीज भी हुई थी, एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी हमारे पास, और फ्यूडलिस्टिक थॉट ये ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुकी थी। और हम जैसे ही देखते हैं 1648 के बाद तो बहुत ही कम रह जाती है। आज के दौर में देखें तो मोनार्की और इंपीरियलिज्म बहुत कम है। ठीक है, आगे हमारे पास लिबरल रिफॉर्म्स को समझते हैं। जैसे ही हमारे पास 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है, ये सारी की सारी फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी जो जो कि पहले से चलती हुई आ रही है ना, उसकी कह लें शेडो बैनिंग करवा रहा हूँ, उसकी एक अपर्चर एक्सपैंड करने के लिए उसके इम्पैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जैसे ही 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन आई गेस 1780s में हुआ था, 1785-86 में हुआ था। अच्छा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसके अलावा हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या था, जो बेसिकली हमारे पास ब्लैक इंडियंस थे, ब्लैक इंडियंस के ऊपर जो 15th सेंचुरी में हमारे पास कोलंबस ने आइडेंटिफाई करवाया था, और 15th सेंचुरी के बाद से 18th सेंचुरी तक उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेट रही ब्लैक इंडियंस की विद द अमेरिकन, जो भी करंट अमेरिकन अपने आप को कहते हैं। बेसिकली जो नेशनल अमेरिकन हैं वो ब्लैक इंडियंस है। और वो चलती रही यहाँ तक कि 1786 में इनका क्या था, अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और मेजर इवेंट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके साथ साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस की लिबरेशन हुई थी हमारे पास, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में हमारे पास इंग्लैंड की रेवोल्यूशन आई थी 1689 में। अच्छा, इसके बाद इन सब की वजह से क्या था, जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन थी वो एक्सपेंड हो गई, लोग लिबरेट हो गए थे, लोग आज़ादी और फ्रीडम के साथ जैसे ही रहना स्टार्ट हुए, लोगों ने इंडस्ट्रीज के ऊपर काम ज्यादा शुरू कर दिया, लोगों को अब रोजे मुआश की फिक्र लग गई थी। ठीक है, अब इस सब में क्या हुआ, एक हायर अथॉरिटी का डिनायल का पीरियड स्टार्ट हुआ, हायर अथॉरिटी को डिनाई किया जाना स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल राइट्स प्रमोट हुए, सोशल जस्टिस आया, सोशल इक्वालिटी आई, सोसाइटी ग्रो करना स्टार्ट हुई। और इस सब की वजह से किसको मौका मिला, एक लेफ्ट की पावर को मौका मिला कि वो एमर्ज हो। ठीक है, राइट की पावर शुरू से थी रिलीजन के साथ, लेफ्ट की पावर फ्रीडम और इस सब के ऊपर बेस्ड थी। इनकी नोशंस मैंने बोला था, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वो नोशंस में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज थी जिनके ऊपर बेसिकली लेफ्ट की फिलोसफी थी और राइट की फिलोसफी। लेफ्ट की फिलोसफी बेसिकली मॉडर्न थॉट रखने वाली थी, मॉडर्न फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर रखने वाली थी। हमारे पास इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके ऊपर ज्यादा बात होती थी, आर्ट्स के ऊपर ज्यादा बात होती थी, इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा बात होती थी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सब के ऊपर बात होती थी ज्यादा। और रिफॉर्म्स और इंटरनेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा बात चलती थी।
इस सब की वजह से क्या हुआ था, यूटिलिटेरियनिज्म प्रमोट होना स्टार्ट हुआ था। आगे यूटिलिटेरियनिज्म का पॉइंट सेपरेट आ रहा है, वहां पर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर गुड देखा जाना स्टार्ट किया लोगों का, और इस सब ने ना क्या करवाया, एमर्ज करवाई फिलोसफी। कौन सी? मार्क्सिज्म की, एम्पिरिसिज्म की, लिबरलिज्म की, मॉडर्निज्म की। और आगे चल के यही मॉडर्निज्म जो थी ये फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में कन्वर्ट हो गई है हमारे पास। बहुत सैड स्टेट है। अच्छा जी, हमारे पास जो राइटिस्ट की फिलोसफी थी, बेसिकली ये नोशंस थे, वो किस चीज के ऊपर थे? उनके बेसिकली आइडियोलॉजीज हुआ करती थी अथॉरिटी के ऊपर, हायरार्की के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, ट्रेडिशन, रिएक्शन, नेशनलिज्म। ठीक है, इन सब का मानना क्या था, मजहब हो लेकिन वो स्टेट की चार दीवारी के अंदर रहे। लेफ्ट का मानना क्या था, मजहब नहीं होना चाहिए लेकिन स्टेट होना चाहिए, दोनों स्टेट के हक में थे। इस्लाम इन दोनों फिलोसफीज के अगेंस्ट है। इस्लाम स्टेटहुड और सोवरेनिटी दोनों अल्लाह को थमाता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं इस्लाम पार्शियली दोनों को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, हमारे पास राइट वंस जो से थे बेसिकली वो कंजर्वेटिव हुआ करते थे और ट्रेडिशनल समझे जाते थे, यानी कि उनको पुराने जमाने की पुरानी सोच, पुरानी फिक्र वाले लोग समझा जाता था। और लेफ्ट्स को बेसिकली समझा जाता था कि ये लिबरल हैं और मॉडर्निस्ट हैं। आप सबने बचपन से लेकर इस चीज को महसूस किया होगा अपने क्लासरूम्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स में, बहुत गहरे असर के साथ, कि एक वो थॉट समझी जाती थी जो कि हायर थॉट है, जबकि वो हायर थॉट थी नहीं अपनी एग्जिस्टेंस में। उसको हायर थॉट रिप्रेजेंट करवाया गया किस तरह से, थ्रू द यूज ऑफ लेफ्टिस्ट पावर। जो फ्रीडम था और जो बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, इस सब को क्या शो करवाया जाता था? इस सब को शो करवाया जाता था, लिबर्टी को क्या शो करवाया जाता था, कि ये आदमी मॉडर्न है। और जिसके पास ये सब कुछ नहीं होता था उसको शो करवाया जाता था कि वो पुराने जमाने का है या वो गरीब है। और इस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता था कि गरीब होना जैसे फॉर एग्जांपल कोई नौजुबिल्ला कोई गलत चीज है सोसाइटी में, और आज तक ये चीज फैलती हुई आ रही है। और ये सोशल और मॉरल ड्यूटी इंसान की मार देती है अंदर से, ये चीज। अच्छा जी, हमारे पास आप लोगों ने ना इस चीज के ऊपर सर्च भी करना है। जो हमारे पास राइटिस्ट हैं और राइटिस्ट प्रेजेंट दौर के और प्रेजेंट दौर के लेफ्टिस्ट, ये कौन है? ठीक है, ये असाइनमेंट दूंगा मैं ग्रुप में भी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म और फैसिटिज्म की तरफ। हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ग्रेटर गुड है लोगों का, वो किस चीज के अंदर मख्फी है, यूटिलाइज करने के अंदर चीजों को ज्यादा से ज्यादा, चीजों की जो चीज ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है बेसिकली वो उतनी ग्रेटर गुड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इस चीज को एक दफा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। इसी की वजह से, यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से बेसिकली मुआशरे में ना एक डिसऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। ये भी एक मेजर रीजन है। ठीक है, लोग इस वजह से भी हेडोनिस्टिक ज्यादा हो गए हैं, डिजायर ओरिएंटेड, प्लेजर ओरिएंटेड ज्यादा हो चुके हैं। फैसिटिज्म, फैसिटिज्म भी बेसिकली एक कह लें पावर का ही वे है, किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में कब्जा करना, कि उनको शो कराना कि उनके साथ बेनिफिट हो रहा है लेकिन उनके साथ एक टाइप का नाइंसाफी हो रही हो। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मीटिंग देख लूं कितनी सी रह गई है।
अच्छा जी, हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं, सेशन खत्म होने वाला है। अच्छा जी, ये यहाँ पर ना हम लोग ये फैसिलिटिज्म के पॉइंट पर मीटिंग को एंड करते हैं। मैं यहाँ पर फैसिलिटिज्म के पॉइंट के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। फैसिलिटिज्म बेसिकली इसके अंदर पावर को डोमिनेट रखने के ऊपर काम ज़्यादा किया जाता है, और पावर डोमिनेट किस तरह से, स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, स्टेट हुड को मेंटेन करते हुए, सोवरेनिटी को होल्ड करते हुए। ठीक है। फैसिटिज्म बेसिकली इस चीज के ऊपर भी बिलीव करती है कि जो ऑपोजिशन है उसको चुप करवा दिया जाए टोटली। हमारी मुसल्लह अफवाज फैसिटिज्म के ऊपर काम कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान की फौज जो सी है, पाक आर्मी, बेसिकली ये क्या है, एक टाइप की फैसिटिज्म का मॉडल है। अगर इसको हम फिलोसॉफिकल एंगल से देखें, ठीक है। फैसिटिज्म में क्या होता है, बेसिकली पावर जो सी ना वो रॉन्गली यूज होती है। लेकिन फैसिटिज्म लेफ्टिस्ट की फिलोसफी नहीं है, राइटिस्ट की फिलोसफी है। फैसिटिज्म जब राइटिस्ट के साथ हो, यानी जो लोग मजहबी तबके के हैं, वो लोग अगर कब्जे को विद पावर यूटिलाइज करने की कोशिश करें, हमारे मॉडर्न डे में बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है। बिसाइड आर्म सर्विसेज और भी काफी सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। टीएलपी को देख लें आप लोग। ठीक है। क्या किया इन लोगों ने, जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश की, लोगों का इंटेलेक्ट बढ़ाने की बजाय लोगों को पावर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें क्या हुआ हमारे पास, जो राइट वन की फिलॉसफी, वो क्या थी बेसिकली, अथॉरिटी अपर हैंड होना चाहिए और सिंगुलैरिटी ऑफ पावर होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस, ये सब दीन बताएगा। ठीक है, इन राइट की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। और जब राइट की फिलॉसफी फैसिटिज्म पर उतर आए तो उनका एक ही मकसद हो जाता है कि वो अपने फलसफे को विद पावर नॉर्मलाइज करवा दें, चाहे लोग उसके ऊपर बिलीव करें या ना करें। ठीक है। अफगानिस्तान में एक टाइम पर इस तरह से मॉडल हुआ था। अफगानियों ने माइग्रेशन कर ली थी उसके बाद काफी सारे। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। लास्ट पॉइंट है बॉक्सार वार का हमारे पास, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया। बॉक्सार वार में हमारे पास क्या हुआ था, 1748 की वॉर है, जिसमें हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट काम किया था। और सिराजुद्दौला बेसिकली कश्मीर का होल्डर है। ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फेल हो गया था वो, और कॉलोनियलिज्म ऑफ वाइट पीपल को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद से एक्सेप्टेंस हो गई थी कॉलोनियलिज्म की 1748 के बाद से। एक यहाँ पर बॉक्सार वार को पॉइंट नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को। और इसके अपोजिट में जो हम लोगों ने आई गेस सेशन नंबर 4 में कवर किया था, तंजीमात, रिफॉर्म्स और वहाबिज्म। ठीक है। और स्काइज पीकॉट का जो एग्रीमेंट है। ठीक है। इन सब को मार्क आउट कर लीजिए। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर कह लें उसके एडिटिव्स हैं, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर टोटली इम्प्लीमेंट हो गई। हमारे पास टाइम कितना सर है कि 2 मिनट। टाइम अगर ज्यादा होता तो ये 1 मिनट रह गया, खत्म हो गया अब तो टाइम। ये जो नेक्स्ट की स्लाइड है ना, ये छोटी सी ही है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी आफ्टर 1648, और ग्लोबल ऑर्डर वाला थोड़ा लेंथी है, तो अगर मुझे बता दें
इसको नेक्स्ट एक सेशन जनरेट करके एक्सप्लेन कर दूं या फिर कल एक्सप्लेन कर दूं?